अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। आज के कुछ छोटे छोटे देहात ऐसे हैं जिनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ छुपी हुई हैं। तारीख़ के बहुत बड़े बड़े वाक़यात उनमें पोशीदा हैं। आपको हैरत होगी कि छोटे देहात की बड़ी कहानियाँ कैसे हो सकती हैं। तो जब जोग्राफिया बदलता है, तारीख़ बदलती है, हालात व वाक़यात बदलते हैं, तो फिर बहुत से ऐसे वाक़यात पसे पर्दा चले जाते हैं जो उन इलाक़ों में रूनुमा हुए होते हैं। ये इलाक़ा जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये कल्लर कहार से चुआ सैदनशाह जाने वाली सड़क से कुछ 4-5 किलोमीटर अंदर का इलाक़ा है। और ये डलवाल इसको कहते हैं। डलवाल नामी ये गांव कल्लर कहार से तकरीबन 20 किलोमीटर और कटास राज के मंदिरों से 6 से 7 किलोमीटर के फासले पर है। कल्लर कहार से जो चुआ सैदनशाह सड़क जाती है, उससे आपको अगर कल्लर कहार की तरफ से आ रहे हैं तो सीधे हाथ को, और अगर चुआ सैदनशाह यानी कटास राज की तरफ से आ रहे हैं तो उल्टे हाथ को अंदर मोड़ना पड़ेगा। बाहर बोर्ड लगा हुआ है बहूला कुएँ का, लेकिन बोर्ड लगाने वालों ने जो है वो गलत बोर्ड लगाए हैं। बोर्ड लगाने वाले लगाकर चले गए, ना उन्होंने इलाके के जोग्राफी का ख्याल रखा और ना लोगों के जज्बात का ख्याल रखा। आज तो ये छोटा सा गांव है या कस्बा है, लेकिन कहते हैं कि एक ज़माने में ये एक रियासत का दारुल हुकूमत हुआ करता था। डल्लू नाम का एक राजा कह लें या महाराजा कह लें, हिंदू राजा था, जिसने जंजुओं के राजा मल के यहाँ आने से पहले एक सल्तनत कायम कर रखी थी। और उसी डल्लू राजा के नाम पर ये इलाका या ये रियासत डलवाल कहलाती थी। आज डलवाल और इसके आसपास रहने वालों को शायद ये पता भी ना हो कि किसी ज़माने में ये गांव एक बहुत बड़े जंगजू का मरकज़ था। लेकिन अगर तारीख़ के औराक को पलटा जाए, अगर उन्हें कुरेदा जाए, तो पता चलता है कि डल्लू नाम का राजा वाकई यहाँ मौजूद था। मैं इस वक्त गाँव के बाहर एक तालाब के किनारे खड़ा हूँ, जो बड़ा वसी और अरीज़ तालाब है। इस तालाब के बारे में जो कुछ मैंने पढ़ा या सुना या मतलब जो तहकीक की, कहते हैं कि ये इतना बड़ा तालाब हुआ करता था कि इसे देखकर खौफ आता था। लेकिन अब तो ये सिकुड़ गया और ये भी उसी दौर का बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये राजा डल्लू के दौर का बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये उसके बाद का है, हिंदुओं के ज़माने का। 1947 से पहले ये दूसरे इलाकों की तरह यहाँ भी हिंदुओं की अक्सरियत थी और वही जो है वो अमीर कबीर ख़ानदान हुआ करते थे। मुसलमानों पर उसरत और गुरबत का गलबा था और बहुत कम मुसलमान ऐसे थे जिनके पास या तो ज़मीनें हुआ करती थी या उनके पास जायदादें हुआ करती थी। तो ये इलाका भी बिल्कुल ऐसे ही था। डल्लू भी हिंदू था और उसके बाद जो है वो जिन लोगों की उसने परवरिश की, पर्दाख्त की, या जिन लोगों को उसने अपनी रियासत में आला ओहदे दिए, वो भी हिंदू ही थे। ये तालाब भी उन्हीं हिंदुओं की यादगार है। और इस तालाब की एक ख़ास बात यह है कि इसके किनारे पीपल के दर्जनों दरख्त हुआ करते थे। अब भी ये सामने जो है वो पीपल का दरख्त आपको ये 3 दरख्त तो ये मुझे सामने नज़र आ रहे हैं। ये इसके चारों तरफ मेरा ख्याल है कि 8 से 10 दरख्त तो मैंने अब गिने हैं जो बाकी रह गए हैं। कुछ नए लगे हैं, कुछ पुराने हैं और कुछ बहुत पुराने हैं। बुनियादी तौर पर पीपल का दरख्त बुद्ध मत के लिए बहुत मुतबर्रक और मुक़द्दस रहा है, लेकिन हिंदुओं के यहाँ भी पीपल के दरख्त को मुतबर्रक तस्लीम किया जाता है। ये इसके साथ जो है वो तालाब के साथ एक ढलवान सी बनी हुई है। मैं वहाँ चल रहा हूँ ताकि तालाब का आपको सही नज़ारा करवा सकूँ। एक ज़माने में सीढ़ियाँ भी थी, मुझे नहीं पता कि अब ये कितना गहरा है, लेकिन बहरहाल मैंने कहा ना कि ये इतना बड़ा तालाब था कि इसे देखकर खौफ आता था। ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, ऊपर चलते हैं और अच्छी खासी मतलब 1 फुट से ज़्यादा का ये जो है वो इसका पायदान सा बना हुआ है। इसकी अच्छी खासी ऊँचाई है। सीढ़ियाँ को बहरहाल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन ये कि 8-9 फुट जो है वो गहरा है। ये सीढ़ी है, इसकी मेरा ख्याल है कि 1.5 फुट जो है वो ऊंची सीढ़ी है इसकी। ये जनाब ऊपर आगे कहते ये हैं कि ये पीपल के दरख्त ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने जो है वो मिलकर लगाए हुए हैं, बल्कि किसी एक ही शख्स की मेहरबानी है, या वो उसे एक शख्स ने ही ये किया हुआ है काम सारा। जो दरख्त उसने लगाए, जो पुराने दरख्त हैं, नए दरख्त तो बाद में आने वालों ने लगाए। ये उस इलाके का एक नज़ारा है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये सामने जो गाँव आपको नज़र आ रहा है ये डलवाल है।
पीछे एक पहाड़ी है और उसकी ढलवान पर आबाद है। मुमकिन है कि जो है वो डल्लू तो खैर नाम होगा उसका यकीनी तौर पर हिंदू राजा का, लेकिन ये भी मुमकिन है कि ढलवान की वजह से भी इसको डलवाल कहा जाता हो, क्योंकि ये पहाड़ की ढलवान पर आबाद है सारे का सारा गांव। आइए, कहते हैं कि यहाँ कुछ कुएं हैं, वो भी बहुत तारीखी हैं। एक बारादरी है, वो भी कहते हैं कि जो है वो बहुत पुरानी है। कुछ कहते हैं सिखों के दौर की है, कुछ कहते हैं शेर शसूरी के दौर की है। और एक माड़ी के बारे में ये कहा जाता है कि उस माड़ी में रंजीत सिंह की बीवी, ज़्यादा इम्कान ये है कि रानी जिंद कौर, वो भी कुछ अरसा मुकीम रही है। आइए देखते हैं कि इस गांव में क्या क्या छुपा हुआ है और क्या क्या बाकी रह गया है और क्या इम्तिज़ार ज़माना के हाथों मिट गया है। मेरे साथ है मोहम्मद ज़मीर साहब, डलवाल और बहूला के बाहर तालाब जो इस हवाले से बहुत मशहूर है कि ये हिंदुओं के ज़माने का तालाब है। तो मोहम्मद ज़मीर साहब जो है वो तालाब के किनारे अपने गाड़ी में बैठे हुए इस्तराहत फरमा रहे थे। हमने इनसे रास्ता पूछा कि जी डलवाल और बहूला का रास्ता बताएं, तो ये कह रहे जी मैं भी कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बोलें। तो ज़मीर साहब, आप इस तालाब के बारे में क्या जानते हैं? ये तो हमारे से पहले है, बहुत काफ़ी अरसे से है, मेरे बुज़ुर्गों से भी पहले है। ये हिंदुओं के दौर का है ना, जब पाकिस्तान और इंडिया था ना, उस वक्त ये तालाब है। इसकी बहुत लंबी वो है इसकी तारीख़, तो इससे काफ़ी अरसे पहले की है ना। लेकिन कितनी लंबी तारीख है? कभी आपने किसी को नहाते देखा है इसमें? यहाँ पहले वो लोग इस्तेमाल करते थे ये वाला ना, यहाँ पर पानी वगैरह पीते थे, अपने माल मवेशियों के लिए लेके जाते थे। अच्छा, अब ये तालाब इस्तेमाल होता है? नहीं, ये अब नहीं इस्तेमाल होता है। इसमें वैसे इधर मच्छियाँ फेंकी हुई हैं, वो लोग आके निकालते हैं। जब बारिश होती है उन दिनों में यहाँ पकड़ के ले जाते हैं। अच्छा जी, तो आधा किलो की मच्छी इधर से लेके जाते हैं, कम से कम 20-20, 15-15 लेके लोग जाते हैं यहाँ से। अच्छा, मतलब मछलियाँ पकड़ते हैं? अब ये मछलियों के लिए रह गए। अच्छा, और लोग शिकार भी करते हैं? हाँ, यहाँ पर शिकार लोग करते हैं। तो मतलब ये ऐसे ही पकड़ते हैं या कोई ठेका शेका देती है गवर्नमेंट? कुछ भी नहीं है, ये इन्होंने खुद अपनी मदद के तहत खुद फेंकी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे इन्होंने। अच्छा, फिर वो अभी बड़े हो रहे हैं तो वो निकाल के ले जाते हैं वैसे। अच्छा, चले, तो आप भी मछलियाँ कभी पकड़ी हैं आपने? नहीं, हमें इतना तजर्बा नहीं है। तो कोई डड्डू शड्डू ही फाड़ लो अगर नहीं तजर्बा तो नहीं, वो कुंडी हो तो तब सारा कुछ। अब बारिशें होंगी, अब लेके आएंगे कुंडी। अच्छा, मतलब कुंडी में अगर कछुआ फंस गया तो भी ठीक है, कोई मछली फंस गई तो भी ठीक है। चाहिए कुछ चीज़ लगनी चाहिए तजर्बे के लिए, वो फिर ठीक होता है ना। अच्छा, पहले कोई ऐसी लगेगी, फिर इंशाल्लाह मच्छी भी लग जाएगी। चले चले, खुश रहें, सलामत रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। कहते हैं डलवाल का बहुत बड़ा किला हुआ करता था, यानी जब राजा डल्लू ने इसकी बुनियाद रखी तो ये एक किला था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता किले के आसार ख़त्म होते चले गए और अब ना उसकी कोई फसील सलामत है, ना कोई बुर्ज सलामत है, और मेरा ख्याल है कि कोई ईंट भी उसकी बाकी नहीं बची होगी किले की। अब सिर्फ गांव ही गांव है जो जिसके घर दूर तक आबाद हैं। ये कुआं भी हिंदुओं के दौर का बना हुआ कुआं है और इसका शुमार भी तारीखी कुआं में होता है। ये अच्छा खासा गहरा कुआं है, ये जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ठीक ठाक गहरा कुआं है और इसमें से जो है वो चमड़े की बोकी के ज़रिए पानी निकाला जाता है। एक नौजवान जो है वो पानी निकाल रहा है और उसके बाद वो ये पानी की जो केन है ये इन गधों पर ला देगा और बाहर जाकर मतलब लोगों को बेचेगा, आप कह लें, क्योंकि खैर है वो तो मजदूरी कर रहा है कुएं के लिए। ये कुएं का घेर है, ये मैं आपको पूरा दिखा दूँ, ये मुकम्मल घेर है कुएं का अच्छा खासा जो है वो। हाँ, ये जनाब ये बोकी डाल रहा है कुएं में और ये दूर तक आपको नज़र आ रही होगी जाते हुए ये। और ये जो है वो खींच रहा है पानी। ये पुराने ज़माने का तरीक़ा कुओं से पानी निकालने का आज तक राइज है मुख्तलिफ इलाकों में। शहरों में तो लोग वाटर सप्लाई का पानी पीते हैं, लेकिन ये देहात में यही निज़ाम है। सुना ये है कि निस्फ दर्जन से ज़्यादा कुएं हैं यहाँ पर। ये जनाब मेरे आगे आगे मोहम्मद अली साहब जा रहे हैं और उनके नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूँ।
नीचे गीली मिट्टी भी है, चिकनी मिट्टी। बारिश की वजह से जो है वो पाँव धंस रहे हैं मिट्टी में। देखते हैं कहाँ तक जाना पड़ता है। ये भी एक पुराने दौर की इमारत सी बनी हुई है। लगता ये है कि ये शायद मंदिर हो, लेकिन इसके बारे में कोई यकीनी बात नहीं कही जा सकती। दूसरी तरफ से देखते हैं कि ये क्या है, लेकिन चारों तरफ इसके मुझे झाड़ियाँ ही नज़र आ रही हैं और कुछ नहीं है। भेड़ें भी हैं, भेड़ें ये बंद है चारों तरफ से, और इधर तो बाकायदा दरवाज़ा भी लगा हुआ है, जिससे लगता ही है कि ये कोई इबादतगाह, मंदिर, समाधि, इस तरह की कोई चीज़ होगी। इसे कोई समाधि टाइप या मंदिर टाइप जो चीज़ बनी हुई है, इसकी इस तरफ जब घूम कर आए हैं दूसरी तरफ, तो पता ही चला कि ये एक नहीं बल्कि कई कुएँ हैं साथ। लेकिन मसला ये है कि इन कुओं, ये कुआं आपको नज़र आ रहा होगा, इस कुएं के ऊपर बाकायदा एक दरख्त उगा हुआ है और ख़तरनाक है। यही नहीं पता चल रहा कि ये कुआं शुरू कहाँ से हो रहा है और कहाँ ख़त्म होगा। इसी तरह इसके साथ वो जो दरख्तों का झुंड है, उसके नीचे भी ये कुआं है, इन दरख्तों के नीचे भी ये कुआं है, और ये यकीनी तौर पर जो है वो किसी मंदिर का हिस्सा इसलिए लग रहा है कि ये जो पत्थर बिखरे हुए हैं, ये जो मुंडेर सी बनी हुई है, ये लगता ये है कि यहाँ बाकायदा तालाब होगा, तालाब स्नान करने के लिए। और ये जो दरख्तों का झुंड है, इसके नीचे भी कुआं है, यानी ये कुछ 4-5 कुओं का एक मजमूआ है जो अब दरख्तों के नीचे छुप गया हुआ है। और दरख्त भी ऐसे खौफनाक है कि कुछ पता नहीं चल रहा कि जो है वो कहाँ से कुआं शुरू हो रहा है और कहाँ से तालाब शुरू हो रहा है। ये जो पत्थर ये जो पड़े हुए हैं, इसमें बहुत नन्हा मुन्ना सा मेंढक भी मैंने देखा है, बहुत छोटा सा। तो ये जो पत्थर पड़े हुए हैं, ये यकीनी तौर पर उस तालाब के होंगे जो इन कुओं के गिर्द बनाया गया होगा, हिंदुओं ने जो बनाया था अपनी इबादत के लिए। ये तो वैसे भी जो है वो तयशुदा बात है कि वो अपने मंदिरों में के साथ जो है वो तालाब भी बनाया करते थे स्नान के लिए। ये फिर मैं घूमकर उसी तरफ आ गया हूँ जिस तरफ से मैं पहले गया था। ये सिर्फ झाड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि इनके नीचे कुआं है, और इन दरख्तों के पीछे वही हम मंदिर या समाधि जो भी है वो नज़र आ रही है। इनके नीचे भी कुआं है, यानी ये कुछ 4-5 कुओं का एक मजमूआ है जो अब नाकाबिल रसाई हो चुका है तो तारीख़ी, लेकिन इस तारीख़ को दिखाने का कोई सबब नहीं बन रहा कि इन दरख्तों को कैसे हटाया जाए या इन दरख्तों के अंदर कैसे जाया जाए। महीने वैसे भी इस तरह के हैं कि कहीं से भी कोई सांप, बिच्छू, कोई भेड़, कोई ऐसी चीज़ निकल सकती है। तो लिहाजा माजरत, यही दूर से मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जिसको मैं पहली नज़र में समाधि समझा था या मंदिर समझा था, वो दरअसल है तो यही, लेकिन इसके साथ बाकायदा बाउली बनी हुई है। ये कम से कम जो है वो कुछ 4 से 5 कुएँ हैं जिनका मजमूआ है, और यकीनी तौर पर इनमें से कोई एक कुआं ऐसा भी होगा या है जो मतलब सीढ़ियाँ नीचे उतर कर जो है वो पानी भर कर लाया करते थे। यही वो तारीख़ी कुएँ हैं जो डलवाल की शनाख्त है। एक कुआं मैंने आपको पहले दिखाया है, वो तो खैर खुला है, लेकिन ये कुआं चारों तरफ से ढका हुआ है। मतलब इसमें मेरा ख्याल है कि अगर सावन भादों के अलावा भी किसी वक्त आया जाए तो भी मुमकिन नहीं होगा कि इन झाड़ियों के नीचे जाकर जो है वो आपको वो कुआं दिखाया जा सके जो इन झाड़ियों ने, दरख्तों ने या शाखों ने छुपा लिया है। झाड़ियों से हटा हुआ एक और रास्ता, ख़तरनाक रास्ता, दोनों तरफ ये देख रहे हैं घनी झाड़ियाँ हैं, इनमें कांटे भी हैं और मतलब बगैर कांटों वाली झाड़ियाँ आप कह सकते हैं। बेड़ें भी हैं, ये पत्थर पड़े हुए आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें एक अहाता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। उस अहाते की तलाश में जा रहा हूँ मैं। मोहम्मद अली साहब मेरे आगे आगे गए हैं, ये निकल के आ गए वापस, मेरा ख्याल उसको रास्ता नहीं मिला। और
ये बताया गया था जी कि ये रास्ता जाता है, लेकिन ये तो रास्ता नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है कोई वैसे घर सा बना हुआ है, वो कमरा सा बना हुआ है और अंदर भूसा भी है। फिर ये दीवार शुरू हो गई है, ये दीवार की ओर से आपको नज़र आ रही होगी, ऊपर सामने एक माड़ी बनी हुई, एक बुलंद इमारत, वहाँ तक हमें जाना है। अब देखते हैं कि अगर रास्ता मिल जाता है तो। मंज़र वैसे बड़ा खौफनाक है, दोनों तरफ जो है वो इंसानी कद से ऊंची बेलें, ये कांटेदार दरख्त, ये इसको पता नहीं क्या कहते हैं, नाम मुझे याद था लेकिन अब ये देखकर भूल गया हूँ मैं कि इसको कहते क्या हैं। तो चले जा रहे हैं, देखते हैं अगर रास्ता मिल गया तो। फिर पत्थरों की एक दीवार शुरू हो गई है दाएं जानिब, लेकिन इस तरफ तो खैर खेत है। और ये हम आ गए हैं जी अपना एक और दरवाज़े पर। हाँ जी, ये दरवाज़ा है। अच्छा जी, ये दरवाज़ा है। मोहम्मद अली साहब का कहना ये है कि यही दरवाज़ा लगता है। और चलते हैं अंदर। ये फिर जो है वो वही खौफनाक झाड़ झंकार, और ये जनाब पत्थर, और ये वो सामने माड़ी। अब तो खैर इसको माड़ी कहते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये अपने दौर की अजीमुशान हवेली थी। कुछ लोग कहते हैं बारादरी थी, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो बताता ही है कि ये बारादरी तो खैर किसी तौर नहीं लग रही, हाँ हवेली का कुछ हिस्सा ज़रूर है। तो ये जनाब इसी हवेली के बारे में कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह की रानी जिंद कौर, या मुमकिन है कि कोई और रानी हो। यहाँ मैं इसलिए नहीं जा रहा कि यहाँ झाड़ियाँ बहुत हैं और कोई पता नहीं कि पाँव किस चीज़ पर पड़े। ये मैं दूर से आपको दिखा रहा हूँ, दूर से क्या नज़दीक ही है, बल्कि ये वो हवेली है जिसके बारे में कहा जाता है कि सिखों की रानी यहाँ मुकीम थी। और ये भी कहा जाता है कि इसके अंदर से कोई खुफिया सुरंग ऐसी निकला करती थी जो कटास राज जाया करती थी। यहाँ से बताया 6-7 किलोमीटर के फासले पर कटास राज है। तो वो वहाँ प्रार्थना के लिए यानी इबादत के लिए खुफिया रास्ते से जाया करती थी। नीचे 6-7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है। अब अल्लाह जाने वो सुरंग जो है वो कहाँ से कहाँ तक थी, है या ख़त्म हो गई, ये मैं नहीं आपको बता सकता। और सूरत हाल ऐसी है कि कुछ ज़्यादा खोज भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अंदर भी जो है वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की झाड़ियाँ हैं। ये घास है, घास पर से मैं ऊपर आया हूँ। ये अंदर से सारा कुछ बंद हो चुका है, कांटे उगे हुए हैं और कोई भी इम्कान नहीं है इसके अंदर जाने का। इधर से देखते हैं कि इधर से क्या सूरत है। ये एक घास का रास्ता सा बना हुआ है। हाँ जी, ये है, ये उसका आप कह सकते हैं कि सामने का मंजर, ये सामने का मंजर ये माड़ी का, तारीखी माड़ी जिसमें जो है वो सिखों की रानी मुकीम रही। अगर आप गौर से देखें तो अब भी इसकी जो बालाई मंजिल है उसकी जो एक मुंडेर बनी हुई है उसके ऊपर नक्शो निगार बने हुए हैं। मतलब बड़ी मुनक्कश किस्म की हवेली होगी जब कभी यहाँ महारानी रहती होगी। ये 4 दीवारी बनी हुई है। एक दफ़ा फिर कोशिश करता हूँ मैं कि आपको अंदर से कुछ दिखा दूँ, लेकिन क्या दिखाऊँ। हाँ, छिपकलियाँ तो मुझे यहाँ भी नज़र आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी रींगती हुई छिपकली। अभी मैंने एक अदद देखी है। ये जनाब ये इस तरफ का रास्ता और वो जा रही छिपकली, और जनाब ये सब कुछ मिट मिटा गया हुआ है, ख़त्म हो गया हुआ है। हाँ, नीचे गिर गया हुआ है सारा कुछ भी बाकी नहीं बचा। वक्त अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। सिर्फ इंसानों को ही बहा नहीं ले जाता, बल्कि वक्त अपने साथ मजबूत तरीन इमारतों को भी
खंडरात में तब्दील कर देते हैं, और ये उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। एक कीड़ा तो मेरी गर्दन से लिपटा है अभी मैं अभी देखता हूँ कि उसने जो है वो क्या गुल खिलाए हैं, कहाँ काटा है। मैं ये अंदर आया हूँ यहाँ, ये जो माड़ी जो बनी हुई है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अब वो छिपकलियाँ जो यहाँ रेंग रही थी वो कहीं दाएँ बाएँ हो गई हैं। तो मैंने कहा मैं आपको कोई अंदर से इसका थोड़ा सा नज़ारा करवा दूँ कि अंदर जो है वो क्या कुछ है। बस यही कुछ है जी जो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे यूँ लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि वो जो कुओं का जो कॉम्प्लेक्स है, यानी जो मंदिर मैंने आपको पहले दिखाया है, उसका कोई ना कोई ताल्लुक़ इस हवेली से ज़रूर बनता है। या तो इस हवेली के साथ मुंसलिक रहा है वो कॉम्प्लेक्स, और या फिर जो है वो इस हवेली का हिस्सा था। ये जनाब मेरे पीछे आपको हवेली का मंदिर नज़र आ रहा होगा। यहाँ गर्दन पर किसी कीड़े ने काटा है। अब मैं देखता हूँ कि जो है ना वो कौन सा कीड़ा था या क्या था। एक मेरा ख्याल इधर भी काटा है, अल्लाह खैर करने वाला है। अभी मुआयना करवाते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली से कि वो देखे कि क्या कौन कौन से कीड़े काट गए हमें यहाँ खड़े हुए। बोलने को कुछ नहीं सिवाय वक्त की बेमायगी का रोना रोने के वक्त गुज़रता है तो अपने साथ साथ वो सब कुछ ले जाता है जो एक ज़माने में उसका सब कुछ होता है। एक जो इंसान जिस चीज़ पर फ़ख्र करता है, वक्त गुज़रने के साथ साथ वो फ़ख्र मिट्टी के नीचे दब जाता है। ये जैसे हाथे में मैं खड़ा हूँ, इस वक्त यहाँ सब्ज़ियाँ उगी हुई हैं। ये मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। ये हाथा सब्ज़ियाँ उगी हुई हैं और प्राइवेट हाथा है, यानी यहाँ कोई सरकार मौजूद नहीं जो इस माड़ी की हिफाजत कर सके या इन खंडरात के बारे में किसी को कुछ बता सके कि ये कौन थे, क्या थे, कैसे बर्बाद हुए, कौन इन्हें बर्बाद करके चला गया। ये मतलब बेनाम से ढांचे रह गए हुए हैं। कोई मेरे जैसा पागल कोई जिसके दिमाग में फितूर होता है वो ज़रूर यहाँ आ जाता है इन झाड़ियों में। वो भी इस मौसम में कि जब किसी भी झाड़ी के नीचे से कोई भी चीज़ निकल कर आपको काट सकती है। ये दो दाएँ बाएँ ये गर्दन के पीछे दो कीड़ों ने काटा है और मेरा ख्याल है शायद जगह भी सुर्ख हो गई है। देखते हैं, मोहम्मद अली ने मुआयना किया, देखते हैं कि जो है वो क्या चीज़ है और क्या नहीं। तो कौन आता है इन जगहों पर, जिन्हें पता है। बहुत सारे लोग तो अभी डलवाल नाम के गांव से ही वाकिफ़ नहीं हैं। कौन सी महारानी और कौन सी रियासत, अगर किसी से पूछ भी लें, बाहर सड़क पर ही खड़े होकर किसी से पूछ लें कि क्या तुम जो है वो ये जानते हो कि डलवाल कभी एक रियासत हुआ करती थी, या ये किसी रियासत का सदर मकाम था, या डल्लू कौन था जिसने इस रियासत की बुनियाद रखी, या इस शहर को आबाद किया, या इस खंडर में कोई महारानी कभी रहा करती थी। तो मुझे यकीन है कि आपको जवाब नफ़ी में मिलेगा, क्योंकि लोगों को गुज़रे हुए कल से दिलचस्पी कोई नहीं। वो इस बात को जानते ही नहीं कि हमारा कल कैसा था, और वो मज़े की बात है कि उन्हें इससे भी कोई गर्ज नहीं कि आने वाला कल कैसे होगा, कैसा होगा। उसकी वजह बड़ी सीधी सादी है। आप गुज़रे हुए कल को याद रखें तो आने वाले कल की बुनियाद रख सकते हैं। तो जब आप गुज़रा हुआ कल ही भूल जाएंगे, उसे फरामोश कर देंगे, उसके बारे में आपको पता ही कुछ नहीं होगा कि आपका गुज़रा हुआ कल क्या था, तो आप आने वाले कल की बुनियाद क्या रखेंगे। क्योंकि ये एक अपना कुदरती फार्मूला है कि आने वाले कल की बुनियाद गुज़रे हुए कल पर रखी जाती है। तो जब आपका गुज़रा हुआ कल इन खंडरात की सूरत में रह गया तो आपका आने वाला कल जो है वो तो इससे ज़्यादा बदतर होगा। तो मैं हमेशा जो है वो यही बात करता होता हूँ तारीख़ के हवाले से कि अपनी पुरानी चीज़ों को संभाल लें। ये हमारे लिए इबरत का सामान है, हमारे लिए सबक है। ये जो ईंटें लगी हुई हैं ये खाली ईंटें नहीं हैं, इस एक एक ईंट में हमारे लिए सबक मौजूद है कि सब कुछ फ़ानी है, फ़ना हो जाना है, सब कुछ बर्बाद हो जाना है, किसी चीज़ ने बाकी नहीं रहना। लेकिन हम इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को, ख़ासतौर पर लोगों को, अपनी नई नस्ल को लेकर इन जगहों पर आएँ, उन्हें बताएँ कि जब इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाने वाले नहीं रह गए, जब इतने बड़े बड़े नाम महाराजा, राजा और रियासतों के बानी नहीं बाकी बचे, तो अब मैं और आप किस खेत की मूली हैं। इस दुनिया में सब कुछ फ़ना है, लेकिन शर्त ये है कि इस फ़ना से सबक सीखें। ये गलतियां हैं हमारी, इन गलतियों को दुरुस्त करें ताकि हम अपनी आने वाली नई नस्ल को ये सबक पढ़ा सके कि माजी क्या होता है। माजी अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, और दोनों तरह के माजी जो है वो सबक सिखाते हैं। अच्छा माजी अच्छा सबक सिखाएगा, बुरा माजी बुरा सबक सिखाएगा। लिहाजा अल्लाह के वास्ते अपने माजी से रिश्ता ना तोड़ें। ये माजी से रिश्ता तोड़ना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई औलाद अपने वालिदैन से रिश्ता तोड़ ले, क्योंकि वालिदैन
हमारा कल हैं और हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। तो अगर आप अपने वालिदैन की पैरवी करेंगे तो बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, यही मेरा पैगाम है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।